जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। बिहार मध्य निषद सिपाही की परीक्षा जो कि 29 जनवरी को लिया जाएगा, उसके लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप लोग पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करके कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है। भारत के किस राज्य में कॉफ़ी की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है? एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। भारत के किस राज्य में कॉफ़ी की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है? तो देखिए पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में कर्नाटक को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत के कर्नाटक राज्य में कॉफ़ी की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है, ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी है? ये भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों को खासकर ध्यान रखना है। भारत में कौन सा राज्य है जो मूंगफली के उत्पादन में सबसे आगे है? तो अभी याद कर लीजिए, ये है गुजरात। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपसे पूछ सकता है कि सोयाबीन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो सोयाबीन के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य हमने आपको बताया था मध्य प्रदेश है, ध्यान रखना है इन सभी प्रश्नों को। तीसरा प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद या फिर भगवत गीता? सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो देखिए तीसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऋग्वेद को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वेद 4 है और सबसे प्राचीनतम वेद जिसे पुराना वेद कहा जाता है, ये ऋग्वेद है। सबसे बाद वाला वेद जो है ये अथर्ववेद है, ध्यान रखना है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखें। चौथा प्रश्न है, हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? चलिए चार के लिए आंसर कीजिए। हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? तो सही आंसर है 12 नवंबर को मनाया गया है, ध्यान रखना है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं? चलिए 5 के लिए सोच समझकर आंसर कीजिए। ये करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं और आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न करंट अफेयर से भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखें इन सभी प्रश्नों को। तो 5वें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे स्विट्जरलैंड को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो बर्न है, ध्यान रखना है। चीन की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है। जापान की राजधानी टोक्यो है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे रूस की राजधानी कहाँ है। आगे देखिए, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है? करंट अफेयर्स के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको खासकर ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, भारत को हटाया है। 7वां प्रश्न है, स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? चलिए 7 के लिए आप सभी फटाफट से आंसर कीजिए। और आप में से जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको बता दें ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। तो आप लोग टाइमिंग को ध्यान रखें और डेली क्लास को अटेंड करें। तो देखिए, स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो जो भी बच्चे तालाब को दिए हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है।
8वां प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 11 किस पर लागू होता है? सोच समझकर आंसर देना है। चलिए आंसर कीजिए। भारत के संविधान का जो भाग 11 है किस पर लागू होता है? तो 8वें प्रश्न का आंसर है केंद्र राज्य संबंध पर ये लागू होता है। राज्य के बारे में कहाँ बताया गया है? तो भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भाग 8 में बताया गया है और पंचायत के बारे में आप सभी जानते हैं भाग 9 में बताया गया है। आगे देखिए, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? चलिए 9 के लिए आंसर कीजिए। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर जो है ये किस प्रदेश में स्थित है? तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, हरियाणा राज्य में स्थित है। और आप लोगों को याद होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो योजना है कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो हरियाणा के पानीपत से स्टार्ट हुआ था। आगे देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? चलिए 10 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। डेट क्या है? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये हत्याकांड। और किस जनरल, कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो जनरल डायर। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपसे पूछ सकता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपको याद होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ध्यान रखना है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ये हुआ था। आगे है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? चलिए 11 के लिए आंसर कीजिए। ऐसे तो सभी को पता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मौसिनराम में। कहाँ पर? मौसिनराम में। लेकिन ये जो पार्ट है किस राज्य में है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है ये मेघालय का पार्ट है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आंसर कीजिए। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिए। तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ये ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। और तंबाकू को भारत में किसने लाया था? तो पुर्तगालियों ने तंबाकू को भारत में लाया था, ध्यान रखना है। और तंबाकू उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वर्तमान में कौन है? तो आंध्र प्रदेश सबसे आगे है तंबाकू उत्पादन में, ध्यान रखना है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो याद कर लीजिए पश्चिम बंगाल जो है जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखें। आगे देखिए, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? चलिए 13 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है पाणिनि। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। मैंने आपको कल वाली प्रैक्टिस सेट में बताया था, आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। मौर्य काल निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? इस प्रश्न को भी हमने कल वाली क्लास में किया है कि मौर्य काल में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी। चलिए 14 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन अगर पसंद आता है तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक किया करें। तो इस प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे ए ऑप्शन दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। पन मुद्रा जो है मौर्य काल में
प्रचलन में थी, ध्यान रखना है। बात करें मौर्य वंश की स्थापना तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाता है। मौर्य वंश का आखिरी शासक कौन था? बृहद्रथ। यहाँ पे लिख देते हैं, बृहद्रथ मौर्य वंश का सबसे आखिरी शासक था। और मौर्य वंश के बाद फिर आता है शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है। आगे है पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के निम्न अधिवेशन में ली गई थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए आंसर कीजिए, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। लाहौर अधिवेशन कब होता है? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ध्यान रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे है, निम्नलिखित में से किस एक के साथ सर्वाधिक संख्या में स्थल सीमा वाले पड़ोसी देश है? सोच समझकर आंसर देना है। निम्नलिखित में से किस एक के साथ सर्वाधिक संख्या में स्थल सीमा वाले पड़ोसी देश है? तो ये है रूस। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम का बड़ा भंडार पाया गया है। चलिए 17 के लिए आंसर कीजिए, मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम का बड़ा भंडार पाया गया है। तो देखिए इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार पाया गया है। और झारखंड का जो जादूगोड़ा है, यहाँ पे लिख देते हैं, झारखंड का जादूगोड़ा जो क्षेत्र है ये भी यूरेनियम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको ध्यान रखना है। थोरियम के लिए पूछे तो केरल हो जाएगा, थोरियम के लिए केरल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक सरकार का लक्षण है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक सरकार का लक्षण है? तो याद रखिएगा, संविधान की कठोरता। संविधान की कठोरता ये एक अध्यक्षात्मक सरकार का लक्षण है। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बताया है, चलिए आंसर कीजिए। और वर्तमान में अभी योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ चुका है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की जाती है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी है। तो इसका सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है एम विश्वेश्वरैया। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक 1 साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए आंसर कीजिए, भारतीय संविधान के अनुसार संसद की बैठक 1 साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या है, 1 साल में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। और संसद के बारे में संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है? तो इसको भी याद रखिएगा, आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? चलिए फटाफट से 21 के लिए आंसर कीजिए, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1970 में हुआ था। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। यहाँ पे लिख देते हैं, दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये भी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। और हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में? तो भारत में स्वामीनाथन है। जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन
बोरलॉग है। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखें। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? चलिए 22 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और याद कीजिए, हमने आपको बताया था डुप्ले के बारे में कि अगर आपको पूछे कि फ्रांसीसियों में सहायक संधि प्रणाली को किसने लाया था, तो यही डुप्ले था। सर्वप्रथम फ्रांसीसियों में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत इसी के द्वारा किया गया था। और डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो सही जवाब है गोडेहू। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? और एक प्रश्नों का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देखिए, फ्रांसीसियों में सहायक संधि की प्रणाली की शुरुआत डुप्ले के द्वारा। आप लोग बताएंगे कि अंग्रेजियों में यानी अंग्रेजों में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, आप लोग हमें जरूर बताएंगे। तो मानव रक्त का पीएच मान सभी को पता है 7.4 होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। आगे देखिए, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? चलिए 24 के लिए फटाफट से आप सभी आंसर कीजिए। और देखिए, बात करें हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन ने संस्कृत में 3 नाटक लिखे हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पहला नाटक है नागानंद, यहाँ पे लिख देते हैं सभी को, नागानंद पहला नाटक। दूसरा नाटक है रत्नावली, रत्नावली दूसरा नाटक। और तीसरा है, याद रखिएगा, प्रियदर्शिका। फिर से लिख देते हैं यहाँ पे प्रियदर्शिका। तो ध्यान रखना है, हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे हैं संस्कृत में। कौन कौन सा? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो इसका सही जवाब है नर्मदा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखें। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? सही आंसर है अकार्बनिक पदार्थ। अगला प्रश्न है, लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? चलिए 26 के लिए आंसर कीजिए। लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, लवणीय जल। तो नदी का तो होगा नहीं, बांध भी नहीं होगा, तालाब भी नहीं होगा, ये होगा प्रवाल भित्ति। क्यों? क्योंकि प्रवाल भित्ति समुद्रों में पाया जाता है, इसलिए लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है प्रवाल भित्ति। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में प्रवाल द्वीप का नाम क्या है? तो लक्षद्वीप। याद रखिएगा, लक्षद्वीप जो है ये भारत में प्रवाल द्वीप के उदाहरण है। आगे देखिए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चलिए 27 के लिए आंसर दीजिए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बिलासपुर को दिए हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है बिलासपुर में है। अगला प्रश्न है, बंकर शब्द का संबंध किस खेल से है? चलिए 28 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। बंकर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो पोलो से है, पोलो से संबंध है बंकर शब्द। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि किसके साथ की थी? चलिए 29 के लिए आंसर कीजिए। अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि किसके साथ की थी? तो 29 का आंसर है सी ऑप्शन, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि की थी। अगला प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? फटाफट से आप सभी आंसर कीजिए। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा, वोल्गा नदी जो है यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला है,
दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? चलिए 31 के लिए आंसर कीजिए। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? तो सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद दिव्य जीवन संघ के संस्थापक थे। भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? चलिए 32 के लिए आंसर कीजिए। भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। आप सभी जानते हैं भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, खादर जलोढ़ मिट्टी और दूसरा है बांगर जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है, रेगुर मृदा। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा है और काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। किसकी खेती होती है? कपास की खेती। आगे है, भारत में अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में किसे हराया था? चलिए आंसर कीजिए। भारत में अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में किसे हराया था? तो ये हराया था फ्रांसीसियों को। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था जो कि 1498 ईस्वी में आया था? तो वास्को डिगामा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी को बनाया था? चलिए 34 के लिए आंसर कीजिए। सल्तनत काल के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी को बनाया था? तो देखिए याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। मिसौरी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? मिसौरी किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? तो 35 का आंसर है ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका। मिसौरी जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। पिंजर उपन्यास को किसने लिखा है? चलिए 36 के लिए आंसर कीजिए। पिंजर उपन्यास को किसने लिखा है? तो देखिए 36 का आंसर है अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम ने पिंजर उपन्यास लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? चलिए 37 के लिए आंसर दीजिए। माउंट किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो देखिए ये स्थित है अफ्रीका में। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? चलिए 38 के लिए आंसर दीजिए। अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो याद रखिएगा ये है बिन्स मासिप। बिन्स मासिप जो है अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? चलिए आंसर कीजिए। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है बद्रीनाथ। भारतीय रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो 40 का आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। माल भाड़ा जो है भारतीय रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत है। ताजमहल को बनाने वाला वास्तुकार का नाम क्या था? चलिए 41 के लिए आंसर कीजिए। ताजमहल को बनाने वाला वास्तुकार का नाम क्या था? तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी। इन्होंने ताजमहल के डिज़ाइन को तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? चलिए 42 के लिए आंसर कीजिए। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो देखिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था, ध्यान रखना है।
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, आंसर कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए 45 के लिए आंसर कीजिए। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 8 सितंबर को राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। आगे देखिए, देश की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो ये सभी को पता है, देश की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी है? चलिए 47 के लिए आंसर कीजिए। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी होती है? तो याद रखिएगा 65 वर्ष। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। सबसे पुरानी जैन लिपि को क्या कहा जाता है? तो देखिए, सबसे पुरानी जैन लिपि को कहा जाता है 12 अंग। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आखिरी प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।